गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पूर्व की क्लास में हमने भाषा एवं भाषा की परिभाषा का अध्ययन किया था। आज हम भाषा की विशेषता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, जो कि आपके बीएड एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। भाषा की विशेषता। भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा के प्रमुख अभिलक्षण निम्नलिखित बतलाए हैं, जिनमें से निम्न प्रकार हैं, जैसे कि यादृच्छिकता। इसके बारे में मैं पूर्व में भी आपको बतला चुका हूँ। इसकी विस्तार पूर्वक अध्ययन यह है कि यादृच्छिकता का अर्थ है जैसी इच्छा हो या जैसा माना जाए। इसका अर्थ यह है कि मानव की जैसी इच्छा हुई वैसा उसने शब्द का निर्माण कर लिया। उदाहरण के लिए हिंदी में जिसे पानी कहते हैं, अंग्रेजी में उसे वाटर तथा फारसी में उसको आप कहते हैं। यह भिन्नता ही यादृच्छिकता है, अर्थात यह अलग अलग रूप में जो कहा गया है इसे ही यादृच्छिकता कहते हैं। इसी प्रकार पद क्रम भी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग होते हैं, अर्थात पदों का जो सिस्टम होता है वह सिस्टम भी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए हिंदी में राम ने रावण को मारा, हिंदी में कहा जाता है कि राम ने रावण को मारा। और यदि इसी को अंग्रेजी में कहें तो इस प्रकार कहेंगे कि रामा किल्ड रावण। स्पष्ट है, हिंदी में पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आती है, जबकि अंग्रेजी में पहले कर्ता आता है, फिर क्रिया आती है और अंत में कर्म आता है। इस प्रकार पद क्रम अलग अलग होते हैं। यह क्रम अलग अलग क्यों है, इसके पीछे कोई तर्क नहीं है, लेकिन इन क्रमों का अलग अलग होना ही यादृच्छिकता कहलाता है। इसी को हम भाषा की यादृच्छिकता कहते हैं। इसी प्रकार दूसरी विशेषता है परिवर्तनशीलता, अर्थात समय के अनुसार भाषा परिवर्तनशील होती रहती है। इस भाषा में चेंजिंग आता रहता है। भाषा परिवर्तनशील है। यह परिवर्तन इतना धीरे धीरे होता है कि लक्षित नहीं होता है। कहने का अर्थ यह है कि जो परिवर्तन होता है वो उसका आभास नहीं होता है। काफ़ी समय बीत जाने पर हम इस परिवर्तन को जान पाते हैं। इस संदर्भ में यदि हम उदाहरण पेश करें तो संस्कृत में कर्म शब्द को लेते हैं। संस्कृत के कर्म शब्द का उदाहरण ले सकते हैं, जो प्राकृत में कम बन गया तथा हिंदी में वही कर्म शब्द काम हो गया। इसी प्रकार मेघ से मेह बन गया और इसी प्रकार दधि से दही बन गया। इसी प्रकार दुग्ध से दूध हो गया। आदमी परिवर्तन के उदाहरण हैं। वस्तुतः काफ़ी वर्षों बाद भाषा में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। ये एक कर्म है, परिवर्तन कर्म, भाषा का परिवर्तन कर्म। इस कर्म को आपको याद करना है और इसे नोटबुक में लिखकर इसी क्रम का अनुसार लिखना है। पहले वैदिक संस्कृति का शब्द लौकिक संस्कृत पर आया, फिर लौकिक संस्कृत से पाली पर आया, फिर उसके बाद प्राकृत में आया, फिर अपभ्रंश में आया, फिर खड़ी बोली में आया। इसी प्रकार भाषा का विकास का क्रम परिवर्तनशील होता गया। फिर तीसरे नंबर का पॉइंट इसमें है भाषा की विशेषताओं का अंतर्गत सृजनात्मकता, अर्थात प्रत्येक भाषा में शब्द और उनके रूप सीमित होते हैं, परंतु आवश्यकता पड़ने पर हम नए नए शब्दों और वाक्यों का सृजन करते रहते हैं। यह नए नए शब्द और वाक्य जो है समाज में रहकर व्यक्तियों का अनुकरण करके सृजन होते रहते हैं शब्दों का। हम प्रतिदिन अनेक प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनके अर्थों को ग्रहण करने में हमें कोई कठिनाई नहीं होती, भले ही वह वाक्य पहले हमने न सुना हो। यह सब
सृजनात्मकता का ही परिणाम है। जो शब्द हम अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जो शब्द हमने पहले नहीं सुने हैं, लेकिन उन शब्दों को यदि व्यक्ति बार बार बोलते हैं तो उन शब्दों को हम सीख जाते हैं। ये सब सृजनात्मकता का ही परिणाम है। साहित्य जगत में यह सृजनात्मकता काफ़ी देखी जा सकती है। जैसे मेरी इच्छा का दीपक बुझ गया, प्रतीकों तथा संकेतों के माध्यम से हम शब्दों तथा वाक्यों को नए अर्थ प्रदान करते हैं। यही सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता के कारण नए शब्दों का निर्माण भी होता है और पुराने प्रचलित शब्द नए अर्थ प्रदान करते हैं। इसी प्रकार भाषा की विशेषता के अंतर्गत ध्वनि व्यवस्था आता है। अर्थात ध्वनि का सिस्टमेटिक क्रम से यदि ध्वनि बोली जाती है तो वही भाषा कहलाती है। यदि ध्वनि को या शब्दों को क्रम के रूप में नहीं बोला जाएगा तो वह भाषा नहीं कहलाएगी। इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन के अंतर्गत भाषा का व्यवहार वक्ता तथा श्रोता के बीच होता है। भाषा जो है वक्ता और श्रोता के बीच होती है। इसके लिए ध्वनियों की आवश्यकता होती है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि वक्ता और श्रोता दोनों उन ध्वनियों से परिचित हो। अर्थात ध्वनियों का सिस्टमेटिक ढंग से प्रस्तुत करना और ध्वनियों से परिचित होना, दोनों ही बात होना आवश्यक है। तभी वक्ता द्वारा बोली गई बात श्रोता द्वारा समझ में आएगी। यह तभी संभव है जब वक्ता तथा श्रोता समान भाषिक संस्कारों में पले हों। यहाँ वक्ता से तात्पर्य बोलने वाला और श्रोता से तात्पर्य सुनने वाला है। और एक बात और इसमें याद रखने लायक है कि वक्ता और श्रोता समान भाषिक होना चाहिए। यदि वक्ता पंजाबी है और श्रोता तमिल है तो वो दोनों अपनी बात को नहीं समझ पाएंगे। वक्ता तथा श्रोता के मानसिक स्तर में समानता हो तो संप्रेषण अधिक सफल होगा। भाषा की विशेषता के अंतर्गत 5वां पॉइंट आता है अनुकरणात्मकता। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। यह स्वतः कभी नहीं आती है। अर्थात भाषा जो है वो दूसरों को देखकर सीखी जाती है। जो दूसरे बोलते हैं वही हम उन्हीं शब्दों को बोलने लग जाते हैं। अनुकरण मानव मन की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मानव बाल्य अवस्था से युवा अवस्था तक वेशभूषा, बोलचाल आदि में एक दूसरे का अनुकरण करते हैं। ये सत्य बात है कि मानव जो दूसरे करते हैं वही व्यक्ति करता रहता है। यह वेशभूषा पर भी निर्भर होता है। वेशभूषा पर जैसी फैशन चल रही है उसी फैशन के अनुसार व्यक्ति अपने को ढालता है एवं कपड़ों को धारण करता है। इसी प्रकार बोलचाल में भी व्यक्ति अनुकरण के द्वारा भाषा को सीखता है। अनुकरण की यह प्रवृत्ति बाल्य अवस्था में सर्वाधिक होती है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि अनुकरण जो है बालक ज़्यादा करते हैं जबकि बड़े कम करते हैं। अर्थात बालक वही करता है जो दूसरा जो करता है वही बालक स्वयं करता है। दूसरों को देखकर ही बालक अपनी प्रवृत्ति को चेंज करते रहते हैं। बच्चा परिवार में अपने से बड़ों द्वारा बोले जाने वाले शब्दों का अनुकरण करता हुआ भाषा सीखता है। भाषा की विशेषता के अंतर्गत 6वां पॉइंट है भाषा एक सामाजिक वस्तु है। अर्थात भाषा एक सामाजिक वस्तु है। भाषा को समाज में रहकर ही सीख सकते हैं। भाषा की उत्पत्ति समाज से ही होती है और समाज में ही उसका विकास होता है। जन्म लेने के बाद शिशु का लालन पालन जिस समाज में होता है उसी समाज की भाषा को बच्चा सीखता है। अर्थात बच्चा जिस समाज में रहता है उसी समाज की वह भाषा सीखता है। कई बार बच्चे को 2 समाज या वातावरण मिल जाते हैं
जिससे वह 2 भाषाएं सीख जाता है। उदाहरण के रूप में यदि हम कहें, यदि कोई बच्चा गांव में रहता है और गांव में, तो वह गांव की भाषा सीख जाता है, और बाद में जब वह बच्चा सिटी में आ जाता है या पब्लिक स्कूल में पढ़ने लग जाता है तो वह वहाँ की भाषा सीख जाता है, वह वहाँ की भाषा भी सीख जाता है। भाषा की विशेषताओं का अंतर्गत 7वां पॉइंट इसमें है, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। अर्थात भाषा एक अर्जित संपत्ति है। इसका कारण यह है कि जन्म लेते ही कोई बच्चा भाषा नहीं सीख जाता। जन्म लेने के बाद बच्चे को भाषा सीखनी पड़ती है। बच्चा जिस समाज में रहता है, अनुकरण और अभ्यास के माध्यम से उस समाज की भाषा को सीख जाता है। अतः स्पष्ट है कि भाषा हमें स्वतः प्राप्त नहीं होती है, उसे सीखना पड़ता है। भाषा जन्मजात नहीं है जबकि अर्जित संपत्ति है। भाषा ऑटोमेटिकली नहीं आती है, भाषा जन्मजात नहीं है, भाषा को अर्जित करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। भाषा एक परंपरागत वस्तु है। भाषा की विशेषताओं के अंतर्गत आखिरी पॉइंट आता है, भाषा एक परंपरागत वस्तु है। अर्थात भाषा एक परंपरागत वस्तु है। इसका कारण यह है कि जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज में उस भाषा का प्रचार एवं प्रसार परंपरा से चला आ रहा है। जो भाषा बच्चा सीखता है वह उसके पिता, दादा, परदादा के काल से चली आ रही है। इस प्रकार किसी समाज विशेष में भाषा परदादा से दादा पर आती है, फिर दादा से पिता पर आती है, फिर पिता से पुत्रों की ओर। अतः ऐसे क्रम चलता रहता है। अर्थात कह सकते हैं कि भाषा परंपरागत रूप से बढ़ती रहती है। तो आज हमने भाषा की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। अगली क्लास में हम भाषा के प्रकार एवं भाषा के स्वरूपों का अध्ययन करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप इन पॉइंटों को रजिस्टर में उतार कर, नोटबुक में उतार कर इनका अध्ययन करें और स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।